हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं साइमा खान आज आपके सामने अगेन जो हमारी सीरीज़ चल रही है राष्ट्र गौरव सब्जेक्ट की, वो लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, तो आज हम 41 क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 41 क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र का घटक नहीं है। तो राष्ट्र का घटक क्या नहीं है आपको बताना है। भूमि, जन, संस्कृति और जाति। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्र का घटक हमारा भूमि भी है। एक राष्ट्र के लिए भूमि भी चाहिए, जन मतलब लोग भी चाहिए, वहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। संस्कृति भी चाहिए, लेकिन जाति क्या है, राष्ट्र का घटक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलामगिरी के लेखक हैं। तो गुलामगिरी के लेखक जो हैं आपको बताना है गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पेरियार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है आप सभी जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सभी एग्जाम्स में मोस्टली पूछी गई पुस्तक है ज्योतिबा फुले जी की गुलामगिरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंद स्वराज के लेखक हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है आपकी, हिंद स्वराज। आप सभी जानते हैं ये पुस्तक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, हिंद स्वराज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, चार आर्य सत्य की संकल्पना है। मतलब चार आर्य सत्य की संकल्पना जो है वो किसके द्वारा दी गई थी। गौतम बुद्ध के, महावीर स्वामी जी के, या गोरखनाथ के, या कबीरदास के। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध की। तो चार आर्य सत्य की जो संकल्पना दी गई है वो गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है। तो कौटिल्य ने जो कहा है वो क्या कहा है कि हमारी राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल कब होगी। मंत्रियों के परामर्श से, धर्म गुरुओं से, अनुभवी राजनीतिक और मंत्रणा एवं पुरोहित के समर्थन से, और राजा की आज्ञा से। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत में पर्वों की संख्या है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो ये आप इसका आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिए कि महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है। तो महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, सॉरी ये मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी है ये। तो ये 18 है। 18 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही कथन है। तो संस्कृति शरीर में है, सभ्यता प्राण। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक ही हैं। संस्कृति साध्य है, सभ्यता साधन। संस्कृति सरल है और सभ्यता कठिन। तो 47 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 48 है, प्राक वैदिक समाज है। प्राक वैदिक समाज किस टाइप का समाज है ये आपको बताना है। मार्ग सत्तात्मक, पीठ सत्तात्मक, राज सत्तात्मक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पीठ सत्तात्मक। तो प्राक वैदिक समाज जो है हमारा वो क्या है, पीठ सत्तात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुषार्थ में शामिल है। तो कितने पुरुषार्थ हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना। तो हमारे कितने पुरुषार्थ हैं, 4। कितने हैं, 4। तो यहाँ पे देखिए अर्थ, धर्म, काम, उपयुक्त सभी। तो ये सभी तो हैं ही, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट 3 तो हमारे पुरुषार्थ ये हैं, एक जो हमारा बचा
वो आपको बताना है कि वो कौन सा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा कि हमारा फोर्थ जो पुरुषार्थ है वो कौन सा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 के बाद हम 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे। तो जो प्राचीन भारतीय गणराज्य हैं वो कितने थे महाजनपद। 50 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ जो है साइंस के भी क्वेश्चन लाई हूँ इम्पोर्टेंट, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हें भी करते हैं। आयरन की कमी से होता है, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। रतौंधी, रक्त अल्पता, रिकेटस या पेलाग्रा। तो आयरन की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, वो होता है हमारा रक्त अल्पता। ठीक है, अब आपको बताना है कि रतौंधी रोग किस विटामिन्स की कमी से होता है और रिकेटस रोग किस विटामिन्स की कमी से होता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो आपको बताना है। तो कैल्शियम जो होता है वो होता है हमारा पेलाग्रा की कमी से। रक्त अल्पता मैंने आपको अभी बताया है आयरन की कमी से, और रतौंधी किसकी कमी से होता है और रिकेटस किसकी कमी से होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी जो आपका एक रोग है ये किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। तो बेरी बेरी जो आपका रोग है वो होता है किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1, ये विटामिन बी के जो हैं वो अलग अलग पार्ट हैं जो, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम जानते हैं विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो विटामिन के हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये विटामिन्स के जो होते हैं वो जो साइंटिफिक नेम भी होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम एक दिन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, अंडे, आंवला, दाल, भिंड या खजूर। तो हम सभी जानते हैं जो विटामिन सी होता है वो खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंवला। तो आंवला, संतरे या खट्टे फल जितने भी होते हैं उन सभी में क्या होता है, विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो ये रोग हमारा किस कारण होता है, जीवाणु के कारण, वायरस या कवक या प्रोटोजोआ। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। तो ये रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाला रोग कहलाता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाला रोग हमारा कौन सा कहलाता है, ये बताना है हमें। संचारी रोग, अक्षयी रोग, गैर संचारी रोग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संचारी रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक गैर संचारी रोग का उदाहरण है। तो गैर संचारी रोग का हमारा जो उदाहरण है वो हो जाएगा हमारा कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप। ये सभी हमारे क्या हैं, गैर संचारी हैं, जो एक दूसरे से में नहीं फैलते। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको
आपके लिए हेल्पफुल है और आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।